बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम थोड़ा सा डिटेल से कुछ फिलोसॉफिकल टॉपिक है जिनके हवाले से हम बात करने वाले हैं। अब ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपके कॉन्सेप्ट रियासत के हवाले से, इसके मुस्तकबिल के हवाले से, रियासतें कैसे काम करती है, रियासतों के अंदर क्या होता है, बुनियादी रियासती जुज्व क्या होता है, मतलब बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए स्टेट क्या होता है, ये वो चीजें हैं जो आपकी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी कि रियासतें कैसे चलती हैं, कौन रियासत बनाता है, रियासत क्या ज्योग्राफिकल एरिया का नाम होता है, रियासत का बुनियादी हिस्सा क्या होता है, रियासत होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हम इस ऑडियो लॉग के अंदर बात करने वाले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियासत क्या होती है, किस चीज को आप एक रियासत कह सकते हैं। सो इसके हवाले से पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बहुत कुछ मतलब सोचा समझा और कुछ जवाब दिए। हर किसी के मुख्तलिफ जवाब हैं। सो इनमें से आपको कुछ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स वगैरह नहीं मिलेगी। मतलब सोशल साइंस की खूबसूरती ये होती है कि यहाँ पर आपको एक से ज्यादा डेफिनेशन मिल जाएगी एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को डिफाइन करने के लिए। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डेफिनेशन लेना चाहते हैं उस टॉपिक के हवाले से। अब यहाँ पर आपको रियासत के हवाले से 3-4 चीजें आपको बताई जाती है कि ये 3-4 चीजें अगर रियासत के अंदर होगी तो वो रियासत कहलाएगी, वरना वो एक रियासत वगैरह नहीं है। सबसे पहली चीज, उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, आवाम होनी चाहिए। फिर उसके पास एक ज्योग्राफी होनी चाहिए, मतलब एक जमीन का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद उसके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट का निजाम होना चाहिए। अब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का निजाम कोई भी हो, मतलब आप उसे डेमोक्रेसी कह लें, मोनार्की कह लें, एरिस्टोक्रेसी कह लें, लेकिन उसके पास एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए। उसके बाद उस रियासत के अंदर एक कानूनी निजाम होना चाहिए, उनके कुछ कानूनी ढांचे होने चाहिए। अब कई मुल्कों के कस्टम्स ही उनके कानून होते हैं, सो कस्टम भी उनका कानून हो सकता है। सो इस तरह से कोई भी ऐसा ग्रुप ये 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तब आप उसको एक रियासत कहेंगे। अब एक स्टेट के अंदर और एक नेशन स्टेट के अंदर क्या फर्क होता है? स्टेट एक होमोजीनियस एंटिटी का नाम होता है, मतलब वहां पर सेम लैंग्वेज, सेम एथनिक ट्राइब्स वगैरह के लोग रह रहे हो, उसे हम स्टेट कहते हैं, मतलब उनकी आइडेंटिटी बिल्कुल एग्जैक्टली हो। लेकिन एक नेशन स्टेट के हवाले से, नेशन स्टेट मल्टीलिंगुअल हो सकता है, उसके यहाँ पर कई जबानें बोली जा सकती है। मल्टी एथनिक हो सकता है, जिसके यहाँ पर बहुत ज्यादा एथनिक कम्युनिटीज रह रही हो, सो उसको हम नेशन स्टेट कहते हैं। अब ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है स्टेट के हवाले से, नेशन स्टेट के हवाले से। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि रियासतें चलती कैसे हैं, रियासतों के अंदर ऐसा क्या होता है जो रियासतों को ड्राइव करता है, रियासतों को चलाता है। तो यहाँ पर जो जवाब मिलता है हमें, रियासतें अपनी सियासी तौर के ऊपर नजरियों से चलती हैं, मतलब रियासतें पॉलिटिक्स की वजह से चलती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पॉलिटिक्स किस बला का नाम है, ये सियासत क्या होती है? पॉलिटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। अब सियासत ये होती है कि अगर कुछ लोगों का ग्रुप बन जाए तो उनके दरमियान जो बातचीत होगी, जिस तरह से वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे और कुछ फैसले लेंगे, हम इसको कहते हैं सियासत करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लोग हैं, किसी मंजिल की तरफ जाना चाहते हैं, तो उनमें से एक कहता है कि हम इस तरफ से जाएंगे, दूसरा कहेगा कि हम दूसरी तरफ से जाएंगे, तीसरा कहता है कि हम चौथा वाला रास्ता लेंगे। तो ये इनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हो गई, लड़ाई हो गई, ये मुत्तफिक नहीं हुए एक दूसरे के साथ। सो एक दूसरे को समझाकर, बिठाकर, एक दूसरे से बातचीत करके एक एग्रीमेंट के ऊपर सही करना कि हम ये वाला रास्ता लेंगे और सब साथ मिलकर चलेंगे, इसको कहते हैं कि इन लोगों ने पॉलिटिक्स की, सियासत की और एक दूसरे को कन्विंस किया और उसके बाद एक ही डायरेक्शन के ऊपर सब के सब लोग मिलकर चले। इसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स। मतलब एक ग्रुप में बैठना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के जो एग्रीमेंट्स है, डिसएग्रीमेंट्स है, इनको सॉर्ट आउट करना, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ढूंढना और उसको परसू करना, मिलकर उसके ऊपर काम करना, इसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स एक्चुअली में एक बाइंडिंग फोर्स होती है, यूनाइट करती है। जब आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं, तो सियासत का काम यह होता है कि वो उन झगड़ों को कम करे, उनके अंदर से एक ऐसी चीज निकाले जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा मुत्तफिक हो और फिर आप उस मुत्तफिक चीज के ऊपर सब मिलकर काम करना शुरू करें। पॉलिटिक्स एक्चुअली में इस चीज को कहते हैं। अब पाकिस्तानी सेंस के अंदर थोड़ी सी पॉलिटिक्स डिफरेंट है, लेकिन तमाम तर सेंस के अंदर पॉलिटिक्स इसी चीज के ऊपर घूमती है। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान का कहना है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए, करप्शन एक मुल्क के लिए अजाब है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का यह कहना है कि करप्शन दूसरे मुल्कों के अंदर भी है, वो भी तरक्की करते हैं, सो करप्शन इतना रिलेवेंट फैक्टर नहीं है। आपको इकोनॉमी को अप्रूव करने के लिए कोई और तरीके ढूंढने चाहिए, करप्शन के ऊपर आपको क्रैकडाउन वगैरह नहीं करना चाहिए। अब ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के मुखालिफ व्यूज हैं। अब सियासत का काम ये होता है कि इन दोनों के दरमियान एक बीच का रास्ता निकाले, जिसके ऊपर इन दोनों पार्टियों को एग्री करवा दे कि ये है एक कॉमन गोल जिसके ऊपर आप दोनों को काम करना चाहिए। और वो कॉमन गोल क्या हो सकता है कि दोनों ये समझती हैं कि हमारी मईशत को तरक्की करनी चाहिए, हमें इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहिए। सो पीपल्स पार्टी और जो पीटीआई या पीडीएम है या पीटीआई है, ये इस बात के
ऊपर तो एग्री कर सकते हैं कि हमारी मईशत को ग्रो करना चाहिए। सो ये एक कॉमन गोल है। सो पॉलिटिक्स का काम ये होता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट में है, जिसके ऊपर लड़ाई झगड़ा है, इसको दूर करे और जो एग्रीमेंट में है, जो आपका कॉमन है, उसके ऊपर आपकी फोकस वगैरह लाई जाए। आप लोग कहेंगे कि बात तो बड़ी सिंपल सी है, तो फिर ऐसे ही होना चाहिए। इतनी आसान बात होती तो सारे के सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े क्यों होते। अब मसला यहाँ पर यह आता है कि पॉलिटिक्स इतनी आसान भी नहीं है। पॉलिटिक्स के अंदर और भी ज्यादा फैक्टर रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी बहुत ज्यादा ताकतवर है, एक पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर है। अब जो ताकतवर पार्टी है वो चाहती है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, सो मेरी ही बात मानी जाएगी, और जो कमजोर पार्टी है वो ये कहती है कि मैं कमजोर हूँ तो मुझे ज्यादा हकूक मिलने चाहिए ताकि मैं खुद को ताकतवर कर सकूं। सो इस तरह के झगड़े को कैसे निपटाया जाए। अब सियासत का इसके अंदर क्या रोल होना चाहिए, इसे अगर आप देखें तो आप अपने घरों के अंदर भी देख सकते हैं इस सियासी मामलात को। फॉर एग्जाम्पल, चंद भाई है, उनमें लड़ाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर्टी के झगड़े हो जाते हैं, वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर झगड़े हो जाते हैं। सो इसको भी रिजोल्व करने के लिए कुछ डिप्लोमेसी, कुछ सियासत करनी पड़ती है, कुछ ले देकर मामला सुलझाना पड़ता है। सो इसी तरह से रियासत के अंदर भी यही चलता है कि आपको कुछ ले देकर मामलात को सुलझाना पड़ता है। अगर आप कुछ ले देकर मामला सुलझाते नहीं है तो एक्चुअली में आप पावर की बुनियाद के ऊपर अपने तमाम तर मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप पावर की बुनियाद के ऊपर तमाम तर मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर यह होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जंगे होती हैं, और सियासत तब नाकाम हो जाती है जब जंगे होती हैं। जब जंगे नहीं होती तब सियासत होती है, और अगर सियासत नहीं हो रही होती है तो जंगे हो रही होती है, मतलब पावर अपना रोल दिखा रहा होता है। सो वैक्यूम कभी भी नहीं रहता। जब भी इंसानी सोशल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो इनके दरमियान वैक्यूम कभी भी नहीं रहता। या तो पॉलिटिक्स हो रही होती है या तो वॉर हो रही होती है, और जब पॉलिटिक्स नहीं हो रही होती है तो वॉर हो रही होती है, लेकिन वैक्यूम वगैरह कभी भी नहीं रहता जब भी इंसानी ग्रुप एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं या टकराते हैं। सो ये वो चीज है जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जंग तो बुरी चीज है, जंग नहीं होनी चाहिए, जंग से नुकसान होता है, दोनों साइडों को नुकसान होता है। चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो फिर भी उसे नुकसान उठाना पड़ेगा जंग के थ्रू, और चाहे कोई कितना भी कमजोर हो फिर भी वो ताकतवर को थोड़ा बहुत तो नुकसान दे ही देगा। सो इसके लिए कोशिश ये की जाती है कि जंगे ना हो और पॉलिटिक्स कामयाब हो जाए। सो इसके लिए जो सियासत के अंदर एक निजाम बनाया गया है जिसे हम कहते हैं जमहूरी निजाम, जो ताकत की बुनियाद के ऊपर फैसला नहीं करता बल्कि फैसला छोड़ देता है अवाम के ऊपर कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस, इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को छोड़ दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि तुम ताकत की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के साथ फैसला कर लो, मतलब तुम उसको मार दो, वो तुम्हें मार दे, जो जीता वही मुल्क चलाएगा, सो इससे मुल्क का नुकसान हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। सो इसीलिए इस मुल्क के अंदर एक निजाम चलाया जाता है जिसे हम कहते हैं जमहूरी निजाम, यानी जो मर्जी इस अवाम की होगी वही इस मुल्क के अंदर चलेगा। अब जमहूरी निजाम के अलावा और भी निजाम है हमारे पास। अथॉरिटेरियन निजाम है जिसमें एक ही बंदा होता है जो सारे के सारे फैसले लेता है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करता, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, उसको क्वेश्चन करने के लिए आपको उससे ज्यादा ताकतवर होना पड़ता है, और उसको हटाने के लिए आपको उससे ज्यादा ताकत जमा करनी पड़ती है। फिर आप दोनों के दरमियान लड़ाई होती है, फिर आप जीत जाते हो, जिसके बाद आप उसे हटा देते हो। इसके बाद मोनार्की होती है, मोनार्की के अंदर बादशाह ताकतवर होता है, उसको हटाने के लिए भी आपको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह से क्लेर्जी होती है, क्लेर्जी को भी हटाने के लिए आपको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जमहूरी निजाम वो निजाम होता है जिसमें आपको बादशाह को हटाने के लिए या आपको एक नुमाइंदे को हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से जंगे नहीं होती, जिसकी वजह से आपको नुकसान कम होता है, और आप अपने वोट के थ्रू एक बंदे को घर भेज सकते हैं, जिससे आपके यहाँ पर नुकसान कम होता है और फायदा ज्यादा होता है। अगर कोई बादशाह पसंद नहीं है तो वोट ना देकर आप उसे घर भेज सकते हैं। सो सियासतदानों ने ये बड़े लंबे अरसे के बाद ये एक निजाम निकाला है जिसमें लड़ाई झगड़ा कम होता है और हुकूमतों की तब्दीली आराम से हो जाती है, जिसकी वजह से जो रियासतों के अंदर जो फतना और फसाद फैलता था सक्सेशन की वजह से वो कम हो जाता है, और रियासतों के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है और नॉर्मलेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से रियासतें बहुत ज्यादा तरक्की करना शुरू कर देती हैं। सो सियासतदानों ने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने बड़ी मेहनत और जदोजहद के बाद इस तरह का निजाम मुतारिफ करवाया। वरना पहले ये होता था एक बादशाह की मौत के बाद फिर से झगड़ा शुरू हो जाता था रियासत के अंदर कि इसका सक्सेसर कौन बनेगा, इसके बाद कौन तख्त पर बैठेगा। फिर उस लड़ाई में रियासत का बहुत दिवालिया निकल जाता था। इसी तरह से रियासतों के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होते थे सक्सेशन को लेकर, ये बादशाह है, ये बादशाह नहीं है, वो बादशाह है। सो जो जमहूरी निजाम है उसके अंदर आप अपनी राय रख सकते हैं, आजादी से इजहार कर सकते हैं, वोट ले सकते हैं, वोट के बाद आकर आप अपना निजाम इम्पोज कर सकते हैं, आप अपना निजाम लेकर चल सकते हैं। सो इस तरह से आपके मुल्क के अंदर जो जमहूरी ढांचा है वो आपको केओस से, वॉर से, एनार्की
से बचाता है और एक स्टेबिलिटी लाता है मुल्क के अंदर। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के अंदर हमने जमहूरियत भी देखी है और अथॉरिटेरियन रूल यानी डिक्टेटरशिप भी देखी है। अब आप देखेंगे कि डिक्टेटरों ने सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज करके अपना राज यानी अपनी हुकूमत मुसलत रखी। अब जब ये डिक्टेटर हटते हैं तो कोई भी इज्जत से नहीं हटता, हर उस डिक्टेटर को ताकत से हटाया जाता है। जनरल अयूब को भी हटाया गया तो ताकत से हटाया गया, बंदूक के जोर के ऊपर हटाया गया। अगर जनरल अयूब ज्यादा रेजिस्ट करता तो गोली चल सकती थी, जिसका नतीजा जनरल अयूब के फेवर में नहीं जा सकता था। तो जनरल अयूब को भी ताकत से हटाया गया। जनरल याया को हटाया गया, उसको भी ताकत से हटाया गया। उसके बाद जनरल जिया को हटाया गया, उसको तो बम से ही उड़ा दिया गया, मतलब ताकत से हटाया गया। और फिर जनरल मुशर्रफ को हटाया गया, उसको भी ताकत से हटाया गया। पार्लियामेंट ने उसको इम्पीच करने का कहा कि हम तुम्हें इम्पीच कर देंगे। आर्मी ने भी उसको नो कह दिया कि अगर तुम इमरजेंसी लगाओगे तो फौज तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करेगी। जनरल क्यानी ने उसको नो कह दिया, अमेरिका ने नो कह दिया। तो उसको भी ताकत के जोर के ऊपर डंडा देकर उसको हटाना पड़ा, वरना इज्जत से नहीं जा रहा था। इसी तरह से जनरल बाजवा को भी जो हटाना पड़ा, ताकत के जोर के ऊपर, डंडे के जोर के ऊपर हटाना पड़ा। सो अगर आप इसको कंपेयर करें जमहूरी हुकूमतों से, आसिफ जरदारी की हुकूमत गई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, वोट के थ्रू आई। नवाज शरीफ की गई, इमरान खान की आई, वोट के थ्रू आई। इसी तरह से आने वाले दिनों में इमरान खान की हुकूमत आएगी, वोट के थ्रू आएगी। और अगर आप इसको कंपेयर करें उस डिक्टेटर से, तो वहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे थे। यहाँ पर स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्शन के थ्रू ट्रांजिशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारी सियासत में स्टेबिलिटी आ रही है। सियासत में स्टेबिलिटी आने की वजह से रियासत में स्टेबिलिटी आ रही है। इसीलिए जमहूरी निजाम को बेहतर निजाम समझा जाता है तमाम तर निजाम से, क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसके अंदर लड़ाई झगड़ा कम होता है, जिसकी वजह से रियासत को नुकसान कम से कम पहुंचता है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि जमहूरियत इतनी मजबूत क्यों होती है? सियासत भी आपको समझा ली, नेशन स्टेट भी समझा लिया, अब जमहूरियत भी समझा ली, लेकिन जमहूरियत एक्चुअली में मजबूत क्यों होती है? जमहूरियत के पीछे ऐसी कौन सी चीज खड़ी होती है जिसकी वजह से जमहूरियत ज्यादा से ज्यादा मजबूत होती है? यहाँ पर सिर्फ ये चीज जमहूरियत नहीं है कि वोट के थ्रू आप हुकूमत में आ गए और फिर जो चाहे आप वो कर सकते हैं। ये चीज जमहूरियत नहीं होती है। जमहूरियत के अंदर आपको एक दस्तूर होता है और उस दस्तूर के मुताबिक आपको चलना होता है। ऐसा नहीं है कि वोट मैंने ले लिया, अब मैं 10 साल के लिए बादशाह बन गया। नहीं, यहाँ पर एक दस्तूर होता है, उस दस्तूर को कोई भी नहीं तोड़ता। और उस दस्तूर को अगर हमने बदलना हो, उसको हम अवामी ताकत से बदल सकते हैं, यानी 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से हम उसको बदल सकते हैं, वरना हम उस दस्तूर को बदल नहीं सकते। वो दस्तूर परमानेंट रहता है। यानी अगर मैं एक शख्स हूँ और मैं इस दस्तूर के कुछ हिस्सों के ऊपर मुत्तफिक नहीं हूँ, या मैं ये कहता हूँ कि दस्तूर का ये हिस्सा पुराना हो चुका है, अब नया दौर है, इसमें ये दस्तूर के हिस्से नहीं चल सकते, अगर मैं इसको बदलना चाहता हूँ तो पहले मुझे वो सारे मुल्क की 75% आबादी को कन्विंस करना पड़ेगा कि ये दस्तूर का हिस्सा पुराना हो चुका है। उसके बाद वो मुझे सपोर्ट करेंगे, उसके बाद जाकर मैं दस्तूर का वो हिस्सा चेंज कर दूंगा। इससे दो चीजें होती हैं। एक चीज ये होती है कि दस्तूर बदलने से पहले मुझे अवाम को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, अवाम को समझाना पड़ता है, अवाम के सामने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है। अवाम मुझसे सवाल करती है, मैं अवाम के सवालों का जवाब देता हूँ, मैं अवाम से सवाल करता हूँ, यानी मैं डायलॉग करता हूँ, यानी मैं सियासत करता हूँ अवाम के साथ। उसके बाद जाकर मुझे राइट मिलता है दस्तूर को बदलने के लिए। और इससे यह भी होता है कि मेरे ऊपर चेक है अवाम का, जब तक अवाम मुझसे मुत्तफिक नहीं होंगे तब तक मैं दस्तूर वगैरह बदल नहीं सकता। इससे आपकी रियासत के जो हुक्मरान होते हैं वो आपके सामने अकाउंटेबल रहते हैं, बार बार उनको आपके सामने आना पड़ता है, आपसे पूछना पड़ता है, फिर फैसले करने पड़ते हैं, जिससे अवाम की इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाती है रियासत के अंदर। और बुनियादी मकसद भी एक रियासत का यही होता है कि वो अपनी अवाम को खुश रखे। आप इमेजिन करें वो रियासत कैसी रियासत होगी जिसके पास अवाम ही नहीं होगा, वो तो एक जमीन का टुकड़ा होगा ना। सो रियासत का बुनियादी जुज तो यही है कि उसके पास अवाम होनी चाहिए, और रियासत का मकसद भी यही होना चाहिए कि उसका अवाम खुशहाल रहे। अब उसकी अवाम की खुशी किस में है वो बादशाह को थोड़ा ही पता, वो GHQ में बैठे जनरल को थोड़ा ही पता, वो तो अवाम को ही पता है कि उसकी खुशी किस में है। सो जमहूरी निजाम, आईनी निजाम, कॉन्स्टिट्यूशन का निजाम यही निजाम है जिसमें आप बार बार अवाम से पूछते हैं कि आपकी खुशी किस में है, और 5 साल बाद फिर आप अवाम से पूछते हैं कि आपकी खुशी किस में है। सो इस तरह से हम अवाम को साथ लेकर चलते हैं इन जमहूरी निजाम के अंदर, इस रियासती निजाम के अंदर, जिसे हम मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। अब जो रियासत बार बार अवाम से पूछती है इलेक्शन के थ्रू, इससे यह होता है कि अवाम का भी ट्रस्ट पैदा होता है अपनी रियासत के अंदर, अपनी हुकूमत के अंदर, कि हाँ ये रियासत बार बार मुझसे पूछती है, मेरा ट्रस्ट है इस रियासत को। और ये ट्रस्ट जिसे हम लेजिटिमेसी कहते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी रियासत के लिए। जिस रियासत के ऊपर उसकी अवाम का भरोसा नहीं होता उस रियासत के अंदर बगावतें होती हैं, वो रियासतें ज्यादा देर तक चल नहीं पाती, वो रियासतें टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो जाती हैं, और उस रियासतों के ऊपर बाहर से दुश्मन ज्यादा हमला करते हैं
और उस रियासत की जो कमजोरियां होती हैं, जो कि कमजोरी होती है कि उसके ऊपर उसकी आवाम का ट्रस्ट नहीं होता, इसका दुश्मन बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान के अंदर आप देखें कि लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं वोट के अंदर और लोगों का भरोसा नहीं रहता सिस्टम के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया उनका फायदा उठाता है। अब जमहूरियत होना एक मुल्क में ये गारंटी नहीं करता कि ये मुल्क तरक्की करेगा। जमहूरियत की क्वालिटी कौन सी है, ये भी चीजें हैं जो हमें सोचनी पड़ती हैं कि अच्छी जमहूरियत है या सिर्फ नाम की जमहूरियत है। एक तरह से देखा जाए जितने भी डिक्टेटर पाकिस्तान के अंदर आए उन सब ने इलेक्शन कराए, पार्टियों को इकट्ठा किया, रिग्ड इलेक्शन करवाए, उसके बाद खुद को ही प्रेसिडेंट इलेक्ट करवा लिया एक तरह की पार्लियामेंट बना के। जनरल अयूब ने भी यही किया, जनरल जिया ने भी यही किया, मुशर्रफ ने भी यही किया, इजिप्ट में सिसी भी यही कर रहा था, म्यांमार के अंदर फौज भी यही कर रही है और आपका जो बशार अल असद है वो भी यही कर रहा है। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ इलेक्शन करवा लेने से आपके मुल्क में जमहूरियत नहीं है। इलेक्शन तो डिक्टेटर भी करवा लेते हैं। असल सवाल ये पैदा होता है कि असल में इलेक्शन किस तरह से कराए गए, अच्छे इलेक्शन कराए गए, सबको बराबरी का मौका दिया गया या किसी को कम मौका दिया गया। इस तरह से पता चलता है कि यहाँ पर किस तरह की जमहूरियत है। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्शन है जो मैं पाकिस्तान के अंदर करवा रहा हूँ, जो हमारे साथ अभी हो रहा है। इमरान खान को मैं जेल में बंद कर देता हूँ, उसकी पार्टी को डिस्क्वालीफाई कर देता हूँ, उसकी पार्टी के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, यानी मैं इन शॉर्ट इमरान खान को इलेक्शन में कॉम्पीट ही नहीं करने देता। दूसरी तरफ पीडीएम और पीपल्स पार्टी और नून लीग को इलेक्शन लड़वा लेता हूँ, इन दोनों में से जो जीत जाए उसको हुकूमत दे देता हूँ। तो ये एक अच्छी जमहूरियत नहीं हुई। ये जो गवर्नमेंट आई वजूद में, ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं हुई, ये एक डिक्टेटरशिप हुई और एक डिक्टेटरशिप का वजूद हुआ और उसके ऊपर जमहूरी ठप्पा लगाने के लिए इलेक्शन करवा दी गई, लेकिन हकीकत में वो एक डिक्टेटरशिप ही हुई। सो अच्छी जमहूरियत के लिए अच्छी इलेक्शन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि किसी मुल्क के अंदर एक पार्टी हो, सिर्फ एक ही पार्टी हो, जैसे चाइना के अंदर है, तो क्या वो एक जमहूरी हुकूमत हुई? नहीं। चाइना के अंदर उसकी पार्टी का सिस्टम ये है कि वहां पर एक कमेटी बनी हुई है 2500-2300 लोगों की, उनको इलेक्ट किया जाता है बाय द मीन्स ऑफ वोट। उसके बाद जाकर वो इलेक्ट करते हैं अपने प्रेसिडेंट को वगैरह को, जिसे हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कहते हैं। सो क्या वो एक जमहूरी निजाम हुआ? बिल्कुल भी नहीं। जमहूरियत के अंदर एक और चीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, उसे कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। क्वालिटी का लीडर ऑफ अपोजिशन होना भी ज्यादा जरूरी होता है एक क्वालिटी डेमोक्रेसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसा हो जैसे हलीम आदिल शेख है, सिंध के अंदर था, कि जिसको आप गिरफ्तार करते फिरे, जिसको आप घसीटते फिरे, सो ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन को गिरफ्तार कर रहे हैं, घसीटते फिर रहे हैं, उसके ऊपर उल्टे सीधे केस कर रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये हमें बताता है कि पाकिस्तान की जमहूरियत अच्छी नहीं है। यहाँ पर हुकूमत लीडर ऑफ अपोजिशन को दबाने के लिए उसके ऊपर केस करती है, उसको दबाने की कोशिश करती है। इससे हमारी जमहूरियत का जनाजा उठता है, इससे हमारी जमहूरियत का तमाशा बनता है और इससे हमें यह पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। अब यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल अच्छी इलेक्शन हुई, फेयर इलेक्शन हुई, उसके बाद हुकूमत भी वजूद में आ गई, लीडर ऑफ अपोजिशन भी वजूद में आ गया, दोनों ने एक दूसरे के साथ मुकमका कर लिया जो कि पाकिस्तान में हुआ था, और दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर चोरी करना शुरू कर दी। अब यहाँ पर क्या एक अच्छी जमहूरियत हुई? दोनों ने साफ इलेक्शन करवाए, दो पार्टियां थी, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट भी है जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो भी है। इन दोनों ने मुकमुका करके मुल्क को लूटना शुरू कर दिया। तो क्या ये एक अच्छी जमहूरियत हुई और इसने पाकिस्तान को तरक्की दी? तो इसका जवाब है नहीं। मैंने पहले भी समझाया था कि जमहूरियत का बुनियादी मकसद ये होता है कि उसकी अवाम की खुशहाली करना, उसकी अवाम को तरक्की दिलाना, ऐसे फैसले करना जिससे उसकी अवाम का फायदा हो। यहाँ पर ये फैसले ऐसे नहीं हुए, यहाँ पर फैसले ऐसे हुए जिससे एक दूसरे को फायदा पहुंचाया गया, अवाम को बेवकूफ बनाया गया और अल्टीमेटली खुद को फायदा पहुंचाने के लिए अवाम के सामने से इलेक्शन करवा दिए गए और फिर अल्टीमेटली खुद ही एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया। सो इस निजाम ने वो जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जमहूरियत के ऊपर कि आपको अवाम का भरोसा जीतना होता है, आपको अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करना होता है, वो आपने नहीं किया बल्कि अवाम को बेवकूफ बना लिया। बाय द वे अच्छी जमहूरियत के अंदर ये वाला निजाम, मुकमका वाला निजाम ज्यादा देर तक नहीं चलता। इसीलिए डेमोक्रेटिक सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाने के लिए इसके ऊपर और बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीडिया रखा जाता है, सिविल सोसाइटी रखी जाती है, आपकी जुडिशरी रखी जाती है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सही तरीके से चल रहा है, यहाँ पर उल्टे सीधे काम तो नहीं हो रहे, ये एक दूसरे के साथ मुकमुका करके पाकिस्तान को लूट तो नहीं रहे। सो यहाँ पर और ज्यादा इंस्टीट्यूशंस रखे जाते हैं ताकि सिस्टम को चेक में लाया जा सके और सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी पैदा की जा सके। सो हमने इस पूरे ऑडियो के अंदर 3-4 चीजें सीखी। पहली चीज, सियासत
का मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर से कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके अच्छी चीजें उनके अंदर दाखिल करना और उनको एक बुनियादी नुक्ते के ऊपर जमा करना जिसके ऊपर तमाम तर लोग मुत्तफिक हों। दूसरी चीज, रियासत का बुनियादी मकसद ये होता है कि बार बार अपने लोगों से पूछना, बार बार अपने लोगों से ट्रस्ट का वोट लेना, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं। अच्छी इलेक्शन में दो पार्टियों का होना जरूरी है जो कि एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करें। उसके बाद एक अच्छी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना जरूरी है ताकि वो सिस्टम के ऊपर नजर रख सके, ताकि वो सिस्टम को अपने उसूलों के मुताबिक चला सके। ऐसा ना हो कि एक बंदा इलेक्शन के बाद बादशाह बनने की कोशिश करे। उसके बाद ये दो जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर उस अवाम के ट्रस्ट को बिट्रे करने की कोशिश करें। इससे पहले उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनके ऊपर एक और चेक होना चाहिए, मीडिया का चेक होना चाहिए, जुडिशरी का चेक होना चाहिए, ताकि सिस्टम को और ज्यादा अकाउंटेबल किया जा सके। सो अल्टीमेटली जो कोशिश होती है जमहूरियत के अंदर वो यही होती है कि सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबल किया जा सके, पहले लोगों के सामने, फिर कानून के सामने, फिर मीडिया के सामने, फिर सिविल सोसाइटी के सामने, ताकि अपनी रूलिंग एलीट को अकाउंटेबल रखा जा सके, ताकि एक स्मूथ सेलिंग हो स्टेट की। सो जमहूरियत का बुनियादी मकसद जो अगर हम देखें तो वो अकाउंटेबिलिटी बनता है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है आपके यहाँ पर तो आपके यहाँ पर एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, एक अच्छा सिस्टम नहीं है। वरना इलेक्शन डिक्टेटर भी करवा लेते हैं, मुकमुके की सियासी जमातें भी होती हैं, लेकिन अच्छी अकाउंटेबिलिटी अगर सिस्टम की नहीं है तो आपके यहाँ पर एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी नहीं है। सो नेट कंक्लूजन यही निकलता है कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी अच्छे जमहूरी निजाम के लिए। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।